हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर लिया होगा। तो 9.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पिछली 3 लेक्चर से चल रहा है। 32 क्वेश्चन है, तो अब तक हमने 26 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यानी कि 27 से 32 क्वेश्चन है, तो आज कवर मैं कर दूंगा, है ना। तो इसका मतलब आज मैं खत्म इसको कर दूंगा। तो आज आप लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की तरफ। सभी को पता है क्लास 11th का मैथमेटिक्स में 9वां चैप्टर चला रखा है, अनुक्रम और श्रेणी, उसी को लेकर के सब बातचीत हो रही है। तो चलिए बेटा, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और इन सॉल्यूशन को करने से पहले हम लोगों ने बहुत बढ़िया से इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है, वहां से पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखें, तब जाके आप बिल्कुल तैयार रहेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ ना आए फिर, क्योंकि इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है। इंट्रोडक्शन के बाद तो आप अपने आप भी क्वेश्चंस कर लोगे। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं 27 की तरफ। तो भाई साहब कह रहा है कि n का मान ज्ञात करो, n का मान ज्ञात करो, ताकि, है ना, ताकि a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1, ठीक है ना, आपके पास में वो a अपॉन a की घात n प्लस b की घात n, वो a b का गुणोत्तर माध्य हो। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता था आपको पता है, a b का हमने पढ़ाया है इंट्रोडक्शन के अंदर, गुणोत्तर माध्य, इसको बहुत ध्यान से मैंने बेटे पढ़ाया है। तो गुणोत्तर माध्य होता है g, और g को हम निकालते हैं अंडर रूट ए बी के साथ, ठीक है। इट मीन्स हम लोगों को ये g ही दिया है। ये क्या दिया है? g ही दिया है। g क्या दिया है? a की घात n प्लस 1, ठीक है ना, n प्लस b की घात n प्लस 1 अपॉन a की घात n प्लस b की घात n। और चूंकि ए बी का गुणोत्तर माध्य है, तो हम इस g को लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू a की घात n प्लस 1। इस क्वेश्चन के अंदर घातांकीय नियम जो आपने क्लास 7 में पढ़े थे, उनका खूब बहुत जोरों शोरों से इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपको इतना पता भी होना चाहिए। वैसे अब देखो, इसको सॉल्व करके n का मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अंडर रूट हटाओ, दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का क्या कर दो, पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर से तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा जब इसका वर्ग करेंगे ना हम लोग, है ना। तो यहाँ तो आ जाएगा केवल ए बी, और इधर की तरफ बढ़ जाएगा a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे a की घात n प्लस b की घात n का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में। फिर मैं ब्रज गुणा कर लेता हूँ। ब्रज गुणा का मतलब इसको उधर ले आता हूँ, तो ए बी इंटू ए की घात n प्लस बी की घात n की घात 2 इज इक्वल टू ए की घात n प्लस 1 एंड बी की घात n प्लस 1 की घात 2, है ना। होल स्क्वायर का सूत्र आपने बचपन से ही पढ़ा है ना, छोटी क्लासेस से ही। तो वही हम लोग दोबारा से इसमें खोल देंगे फिर से, ठीक है। तो जब दोबारा से इसको खोलेंगे तो देखो ध्यान से, यहीं पे खोल दूं क्या, तो यहीं पे खोल देते हैं, इसमें क्या आफत आ गई भाई। देखो ए बी को रखो एज इट इज, और इसमें आ जाएगा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर का मतलब है, ए का स्क्वायर का मतलब है ए की घात एन की घात, ए की घात एन की घात 2 प्लस बी का स्क्वायर, बी की घात एन की घात 2 प्लस 2ab का मतलब है 2a की घात n एंड b की घात n, दैट इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ भी a की घात n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b की घात n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a की घात n प्लस 1 एंड b की घात n प्लस 1 आपके पास में, ठीक है ना बेटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए बी को एज इट इज अभी रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ। ए की घात 2n हो जाएगा, तो यहाँ भी b की घात 2n हो जाएगा, प्लस यहाँ 2a की घात n, b की घात n को कोई कुछ नहीं कर सकता, इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे a की घात 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस b की घात 2 इंटू एन प्लस 1। घातांकीय नियम लग रहे हैं आपको पता है, a की घात m की, आपको पता है ना, a की घात अगर m की घात अगर n होता है तो a की घात mn हो जाता है, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वही तो मैं कर रहा हूँ यार, और कुछ ज्यादा काम थोड़ा ही कर रहा हूँ। प्लस 2a की घात n प्लस 1 एंड b की घात n प्लस 1। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब इस ए बी को भी अंदर पहुंचा दो, है ना, इसको भी घर के अंदर प्रवेश करवाओ। तो जब इस ए बी को अंदर पहुंचाएंगे तो क्या पाएंगे, देखो बहुत कुछ पाएंगे, देखो ध्यान से।
इसकी करेंगे अंदर गुणा तो ए बी इंटू ए की घात 2n, ठीक है ना, ये वाला पहला पद, प्लस ए बी इंटू आपके पास में बी की घात 2n प्लस, देखो यह जगह 2a की घात n+1 एंड b की घात n+1। ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा क्यों हुआ कि जब इस पद की गुणा इसमें होगी तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1 है, इसकी घात n है, तो a की घात n+1 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं करा? यहाँ भी करा जा सकता था, मैं करूंगा अगले स्टेप में, है ना, अगले स्टेप में करूंगा। तो सबसे पहले इसको मैंने ए बी मैं ऐसा कर लिया मैंने, ठीक है, और दिस विल इक्वल टू, ये चल रहा है a की घात 2n, ठीक है ना, 2n+1 2n+1 ब्रैकेट में, फिर प्लस b की घात 2 इंटू n+1 एंड प्लस 2। मुझे एक बात की बहुत खुशी है, आपको एक जानकारी देते हुए बहुत मजा आ रहा है, और वो जानकारी ये है कि ये पद इससे कट जाएगा, ठीक है ना, हल्का हो गया ना काम। अब देखो यहाँ आ जाएगा आपका, ये घात 1 है तो a की घात आ जाएगा 2n+1 इंटू बी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा a b की घात 2n+1 इज इक्वल टू, बचेगा a की घात 2n+2 एंड b की घात 2n+2, ठीक है ना, उस दो की मल्टीप्लाई करती। बस अब एक काम कर लो, देखो a की घात वाला ये है, a की घात वाला इसको एक साथ रख लो और इसको इसके साथ रख लो, तो इसको उधर उठा लो, a की घात 2n+1 इंटू बी माइनस a की घात 2n+2 इज इक्वल हो जाएगा b की घात 2n+2 एंड माइनस a b की घात 2n+1, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो शायद आपको बर्दाश्त ना हो, लेकिन होना पड़ेगा भाई, n+1 और ये लिखो a की घात 2n+1 लिख दिया मैंने और साथ में a अलग से लिख दिया। भाई मेरे 2n+2 है ना, तो मैंने 2n+1 घात यहाँ लिख दी, एक घात अलग लिख दी, कोई आफत आ जाएगी। जब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो वापस फिर ये आ सकता है ना। तो देखो इसको भी देखो, इसको लिख रहा हूँ मैं b की घात 2n+1 इंटू बी की b और माइनस a b की घात। ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा यूं किया क्योंकि a की घात 2n+1 में कॉमन निकालूंगा थ्रू आउट, तो यहाँ बचेगा केवल b, यहाँ बचेगा केवल माइनस a, दैट इज इक्वल टू, यहाँ भी b की घात 2n+1 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा b, इधर बचेगा a, और देखो ये पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा, है ना। और आप इसको बटे में ले आओ। ऐसे काटने में दिक्कत हो रही है क्या? आप कहोगे सर कैसे काट दे रहे हो, गुणा में हो तब भी काट दे रहे हो। कट सकता है, कट सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर लो, a की घात 2n+1 अपॉन b की घात 2n+1 कर लिया मैंने, मतलब इसको इसके बटे में पहुंचा दिया, बराबर b माइनस a बटे आ जाएगा b माइनस a। अब बताओ इसे थोड़ी देर जिंदा रख के क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं, 1 के बराबर जाएगा। इसे लिखेंगे a अपॉन b की घात 2n+1 इज इक्वल टू a अपॉन b की घात, हम इसको 0 लिख दें, 1 को 0 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुलना कर लेंगे, जब हम लोग तुलना कर लेंगे तो इसका मतलब है कि 2n+1 इज वॉट, 2n+1 इज वॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यानी कि 2n इज इक्वल टू -1, देन n इज इक्वल टू -1/2, तो दैट इज योर आंसर। n की वैल्यू आपको -1/2 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना, आपके पास में 1/2 माइनस में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करें जरा, है ना, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट आपकी फोन की गैलरी में ही पड़ा पड़ा बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आई थिंक इस एक्सरसाइज का 9.3 का सबसे जबरदस्त सवाल अगर मैं किसी को कहता हूं तो वो ये है, ठीक है, क्योंकि इसमें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आपने आज तक नहीं सीखी है, बहुत नई चीज है। गुणोत्तर श्रेणी का ये सवाल है, कोई बाहर से नहीं आया, लेकिन है कुछ बात है इस सवाल में, इस बंदे में कुछ बात है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सवाल को। और अगर इस सवाल को समझ करके आपने रख लिया दिमाग में अपने, तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप फिर आगे कर लोगे, आगे आपको बहुत कम प्रॉब्लम आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब कह क्या रहा है, करवा क्या रहा है, क्योंकि बहुत घोलमोल सा लग रहा है। उसने दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दिखाइए कि संख्याएं इतने अनुपात में होगी, यानी सीधी बात है कि मेरे को दो संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो अगर मैं मान लेता हूं, मैं आपको बताता हूं करना क्या है, फिर करते हैं, शुरू करेंगे कहानी। फिर आप मान लो कि माना दो संख्याएं क्या क्या मान लें हम लोग, वो ए आर ए नहीं माननी है आपको, कोई गुणोत्तर माध्य की बात हो तो आप ए भी मान लें, ए तथा बी है, ए तथा
बी है। अब मेरे को प्रूफ क्या करना, लास्ट में जब इधर कोने में आऊंगा तो मुझे प्रूफ करना होगा ए बटे बी बराबर 3+2√2 अपॉन 3-2√2। तो उसको दिमाग में रखें, ये बनाना है। लेकिन कहां से बनाना है, इस शर्त को देखो पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात हो रही है, देखो ध्यान से, कि संख्याओं का जो योगफल है a प्लस बी जो है ना, संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का जो योग है वो गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, यानी कि 6 गुणा है गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, अब देखो सुनो, संख्याओं का योग होगा a प्लस बी और वो 6 गुणा हो जाएगा √ab के, क्योंकि आपको पता है गुणोत्तर माध्य है तो √ab ही निकलता है। भाई आपको पता नहीं है क्या कि g = √ab होता है जहां पर a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य g है। ओके, तो चलिए अब देखो यहां से कैसे करें, क्या करें, उसको थोड़ा समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, बहुत प्यार से समझना है, ठीक है ना आपके पास। अब देखो एक मिनट जरा यार, लाइटिंग थोड़ी गड़बड़ कर रही है, एक मिनट सिर्फ, नहीं ठीक है, ओके ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, लाइटिंग सही है, मेरे को डाउट था। इस क्वेश्चन को करते समय थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है। देखो क्या करना है, एक काम करो, पहले a प्लस बी अपॉन √ab कर लो आप, विच इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और एक काम और कर लो इसमें साथ साथ, इसमें 2 से गुणा इधर कर लो और 2 से डिवाइड अगले स्टेप में करते हैं, इतना जल्दी नहीं। a प्लस बी अपॉन 2√ab। आप कहोगे सर इस 2 की जरूरत क्या पड़ेगी, अभी पता चलेगा धीरे धीरे, बहुत सस्पेंस थ्रिलर पिक्चर है ये, इसमें लास्ट में ही पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ है। मैंने दोनों पक्षों में 2 से भाग कर लिया और भाग करने के बाद में ऐसी स्थिति बनी, इसको मैं लिख दूंगा 3, है ना, आ जाएगा मेरे पास में 3, ठीक है ना, आपके पास 3 आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी अपॉन 2√ab इज इक्वल टू 3/1। ओके, अब सुनो कहानी, जो नई बात है वो सुनो। अब एक नियम होता कंपेंडो डिविडेंडो, कंपेंडो एंड डिविडेंडो। आप कहोगे सर ये क्या है, हिंदी में बताते हैं। नियम होता है योगांतर अनुपात का नियम, योगांतर अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। इस बात को ध्यान से समझ लेंगे। वो नियम क्या कहता है, वो ये कहता है अगर कभी P/Q बराबर हो R/S, ऐसे दो परिमेय संख्याएं हैं, P/Q बराबर R/S है, जैसे यहां भी कंडीशन बन रही है, P ये है, Q ये है, R ये है, S ये है। तो योगांतर अनुपात में हम ये करते हैं कि ऊपर वाले को अंश और हर में सेम रखते हैं दोनों साइड, इधर R है तो R नीचे भी, और जो नीचे वाला है ऊपर तो उसको जोड़ देते हैं और नीचे उसको घटा देते हैं। नीचे क्या है, ऊपर S जोड़ दिया, नीचे घटा दिया, ऐसा किया जा सकता है। तो ये योगांतर अनुपात का नियम है। अगर दो संख्याएं इस तरीके से बराबर हैं तो फिर उनके साथ में ये कंडीशन भी बराबर होगी। कि हम लोग क्या करेंगे, एक बार और बताता हूं कि जैसे 3/7 बराबर है आपके पास में, 3/7 बराबर है 6 बटे आपके पास में 14 के, है ना। तो देखो मैं योगांतर अनुपात लगा के देखता हूँ, वेरीफाई करता हूँ कि बात सही है नहीं। 3 ऊपर 3 नीचे बराबर 6 ऊपर और 6 ही नीचे, 7 को ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो, 14 को ऊपर जोड़ दो नीचे घटा दो, चेक कर लो। ऊपर आ जाएगा 10 बटे -4 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा 20 बटे -8, ठीक है ना। काट लो इसको, 10 आ जाएगा 2 से काटने पे, 4 आ जाएगा, चेक कर लो 10 बटे -4, दोनों चीज बराबर है या नहीं है। ये नियम याद रखें, योगांतर अनुपात का नियम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपेंडो, है ना, कंपेंडो डिविडेंडो। तो उसकी स्पेलिंग में लिख देता हूँ आपके सामने, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, याद रखना है, अंग्रेजी में बहुत बढ़िया नाम है इसका, कंपेंडो। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना, रफ कर दूंगा बाद में। कम, है ना, COM, कंपेंडो, कंपेंडो, ठीक है ना, आपको कंपेन 2 बार एन आएगा, एंडो, है ना, कंपेंडो, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है।
एंड डिविडेंडो एंड डिविडेंडो डीवी, ये ऐसा लग रहा है किसी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी का नाम हो, डिविडेंडो, ठीक है ना आपके पास में, इसको याद रखें, कंपेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में कहते हैं युगांतर अनुपात, COMPONENDO है ना, COM, ठीक है आपके पास में, और एंड डिविडेंडो। तो उसको नियम को उपयोग करते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत सरलता से हल करेंगे। अब मैं इसमें योगांतर अनुपात का नियम लगा रहा हूं, योगांतर अनुपात के नियम से क्या होगा, क्या कहता है योगांतर अनुपात का नियम कि a प्लस बी को जो अंश है उसको ऊपर भी नीचे भी मैंने सेम रख दिया, ऐसे ही इधर कर दिया, 3 ऊपर 3 नीचे, लेकिन मेरे बेटे नीचे वाले को ऊपर तो देंगे जोड़, ठीक है बेटा, नीचे देंगे घटा, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर देंगे जोड़, नीचे देंगे घटा, तो ये कंपेंडो डिविडेंडो का रूल अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब देखो कहानी भी ये नोट कर लिया ना आपने, रफ कर दूं, ठीक है। अब मैं आप कहोगे सर ये 2 से डिवाइड जो किया था वो नहीं खेल समझ में आया, आपने जो यहाँ पे जो 2 करा था ये क्यों किया था। बेसिकली आपको पता है a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये क्या है मैं बताता हूँ क्या है। इसको लिखो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, इसे लिखो अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, हाँ अंडर रूट ए गुड़े अंडर रूट बी, चेक कर लो व्हाट इज दिस, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का ये होल स्क्वायर है। इसलिए मैं इसको 2 को लेके आया था ताकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए। तो इट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से शुरू कर लेते हैं, स्टार में यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, इस थोड़े से पोर्शन में करेंगे अभी थोड़ा सा काम। तो इसको लिखेंगे हम अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 अंडर रूट ए एंड अंडर रूट बी अपॉन, नीचे भी यही है, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये 2 बार कट जाएगा तो 2/1, ठीक है मेरे भाई, जो मैंने किया 2/1, ठीक है, ओके ठीक है ना। तो अब ध्यान दें, इसको लिख देंगे हम अंडर रूट ए, ठीक है ना, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का जो आपके पास में होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए, पूरा बोर्ड खाली पड़ा, नीचे घुसा जा रहा हूँ यार, ठीक है, देखो इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज वॉट अंडर रूट 2/1, क्योंकि आपको पता है इधर से वर्ग घटेगा सामने वाले पर रूट आ जाएगा, और जब इसके ऊपर अंडर रूट आएगा तो 2 तो अंडर रूट में ही रहेगा, लेकिन 1 निकल कर बाहर भाग जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर वापस फिर मैं इसमें कंपेंडो डिविडेंडो रूल योगांतर अनुपात लगाऊंगा, योगांतर अनुपात का नियम से है ना। तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला तो हमेशा एज इट इज ही रहता है भाई, नीचे वाले ही परेशान है, ठीक है ना आपके पास में, इधर भी ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है आपके पास में, ऊपर वाला एज इट इज, ठीक है आपके पास में, ओके। और नीचे वाले को ऊपर देंगे जोड़, और नीचे देंगे घटा, ठीक है ना आपके पास में, तो ऊपर +1 -1 नीचे आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दे तो सारी बात क्लियर होगी। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, देखो अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कट गया, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ए अपॉन, इसको भी सॉल्व कर लो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अच्छा देखो ध्यान से, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का अंडर रूट ए आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट बी हो जाएगा 2 अंडर रूट बी, और अंडर रूट ए जो है वो कट जाएगा,
वो हमारा कट जाएगा। हमें लाना था a अपॉन बी, देखो हम उसके आसपास पहुंच लिए। 2 से 2 कटा, दैट इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, ठीक है ना। तो यानी हमारे पास में जो आया वो आ गया √a अपॉन √b इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1, है ना। तो बस अब दोनों साइड का वर्क कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्क कर दो, क्योंकि आपको a अपॉन बी चाहिए ना, अनुपात चाहिए। तो वर्क कर दो, वर्क करने पे क्या होगा, वर्क करने पे क्या होगा, ये आ जाएगा a अपॉन बी दैट इज इक्वल टू √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो उसको सॉल्व कर देते हैं, तो a अपॉन बी इज इक्वल आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला खोला, दैट इज इक्वल टू a अपॉन b, तो 3 + 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, चेक कर लो, यही लाना था, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस अच्छे क्वेश्चन के खुमार से निकलते हुए अगले क्वेश्चंस को भी ध्यान देते हैं। चलिए अब सवाल तो एक से एक है भाई, क्या तारीफ करूं इसकी भी मैं, है ना। लेकिन करते हैं, चलो तारीफ नहीं करते हैं, इसको करते हैं, तो आपको खुद फील हो जाएगा कितना जबरदस्त सवाल है। कह रहा है a और g दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर गुणोत्तर माध्य हैं, ठीक है। तो सिद्ध करो कि संख्याएं इतनी होंगी। तो पहले देखो, सुनो मेरी बात, मैं हल कर रहा हूँ और चीजें समझ में आएंगी। कि माना आप संख्याएं मान लो, माना संख्याएं, माना जो संख्याएं a तथा b हैं, a तथा b हैं, तो सीधे ये करना है कि a का जो मान आएगा ना वो आएगा प्लस, है ना, प्लस माइनस है ना, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ, तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, आप देखो ना, एक a + b a - b, तो उसको a स्क्वायर माइनस ये आएगा, और b का जो मान आएगा वो आ जाएगा a माइनस √a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि a ± √a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है नहीं, है ना आपके पास। तो करें भाई, चलिए, चूंकि हमें कहा गया है ए बी का समांतर माध्य जो है, समांतर माध्य इज वॉट, वो ए है। इसका मतलब है कि a + b/2 इज वॉट, वो a आ जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कहना चाहोगे, नहीं कहना चाहोगे, चाहोगे कहना, कह दो, अभी रुक जाओ। a + b इज इक्वल टू कह लो आप 2a, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बात, उसने कहा है कि g जो है a और b का जो गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य है वो कितना है, वो है g। और गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है, √ab इज इक्वल टू g, या ab इज इक्वल टू आ जाएगा g स्क्वायर, ठीक है ना, या √ab रख लो। अभी काहे इतने चक्कर में पड़ो मेरे भाई, ठीक है ना, काहे इतने चक्कर में पड़े हो, ये सेकंड आ गई। अब एक फॉर्मूला पता होता है ना, वी नो, एक बात सुनो, एक फॉर्मूला पता होता है कि a - b का जो होल स्क्वायर, हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये बात आपको पता है ना, हाँ, इसलिए कह रहा था कि √ हटा लो यहाँ से, ठीक है ना। तो जी स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं, है ना आपके पास में। तो a - b का जो होल स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू a + b का मान कितना है, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ab, का मतलब आ जाएगा जी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, ठीक है जी। या इसको थोड़ा सा सही करके लिख लें, या a - b इज इक्वल हो जाएगा, सामने वाले पर √ चढ़ा देंगे, अंडर रूट 4 प्लस माइनस आ जाएगा ना, √ इधर आ करके 4a स्क्वायर एंड माइनस 4g स्क्वायर, या a - b इज इक्वल प्लस माइनस, है ना, आपके पास में 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 बाहर निकालेंगे तो √ से वो 2 बन के आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको कह लो इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें दो तरीके हैं, दो चीज़ें आ गई, एक तो प्लस वाली आ गई, एक माइनस वाली आ गई। तो एक काम कर लो, प्लस लिख लो, एक तो प्लस लिख लो
और एक a माइनस बी बराबर 2√a² माइनस g²। ये हो गई फोर्थ। ठीक है आपके पास में। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं फर्स्ट और थर्ड को, तब ए बी के मान निकाल। दो काम होंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम करेंगे समीकरण, ध्यान देना है, समीकरण 1 व 3 को हल करके क्या आंसर आएगा, और उसके बाद थोड़ी देर बाद यहां पर मैं करूंगा समीकरण 1 व 4 को 1 व 4 से, क्योंकि आपको पता है ना समीकरण जो हमारी 3 जो बन रही है ना समीकरण, यहां से दो समीकरण बनी, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, केस तो सारे डिस्कस करने पड़ेंगे ना। तो हल करने के लिए पहले तो 1 को सॉल्व कर लोगे 3 के साथ में, और फिर 1 को ही सॉल्व कर लोगे आप 4 के साथ में। देखो पहले 1 और 3 की बात करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू है 2a के, और a माइनस बी इक्वल है 2√a² माइनस g², दैट इज इक्वल टू, जब इनको जोड़ूंगा विलोपन विधि से तो 2a इज इक्वल आ जाएगा, 2 कॉमन निकालो अंदर बचेगा a प्लस √a² माइनस के g² आपके पास में 202 कट, तो a की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू, पहली संख्या जो आ गई वो आ गई a प्लस √a² और माइनस के g²। ठीक है, अब निकालना है b का मान। इसको एक समीकरण में रख लो, किस में रख लो, फर्स्ट में रख लो, है ना, किस में रख लो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है कि a प्लस बी बराबर है किसके, 2a के। तो यहाँ पे a का मान अगर मैं रखूंगा a प्लस √a² माइनस g² बराबर 2a, है ना आपके पास में, लेकिन प्लस b भी तो है, प्लस b इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से जो b का मान है वो आ जाएगा, जब उधर लेके जाऊंगा मैं तो माइनस का a, ठीक है ना, नहीं प्लस का a, क्योंकि 2a में से एक घट जाएगा, और माइनस √a² माइनस का g², तो ये आ गया b का मान। ठीक है, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर जो संख्याएं हैं तो आ तो गया है। वैसे हम लोग काहे इसमें डिस्कस कर रहे हैं दो केसेस, तो संख्याएं हमारी आ तो गई हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो आप, जितना कह रहा हो उतना काम कर लो ना, इसको इतना ही रख लो। हम लोग प्लस माइनस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं धनात्मक संख्याओं की कर रहे हैं, तो यही केस केवल आएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके आप देख पा रहे हैं, बस करने की जरूरत ही नहीं आगे, है ना। आप देख पा रहे हैं जो संख्याएं हैं, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जो है वो है a प्लस √a² माइनस g², और दूसरी संख्या है a माइनस √a² माइनस g²। इनको अगर मैं कंबाइंड करके लिखूंगा तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस माइनस √a² माइनस का g², दैट इज योर आंसर, उसने कहा है। ठीक है ना, आप चाहो तो उसको दूसरी फॉर्म में दे दो जो उसने ओरिजिनल फॉर्म में कहा है कि a प्लस माइनस √, एक बार जोड़ दो इसको और एक बार इसको घटा दो, है ना आपके पास में, तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बहुत तेजी से। चले जी भाई, अब ये कोरोना का क्वेश्चन है कोरोना नहीं, कोई बैक्टीरिया है, कल्चर बैक्टीरिया, यानी कि जो बढ़ोतरी करता है उसको कल्चर बैक्टीरिया बोलते हैं। देखो कह रहा है किसी कल्चर बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे में 2 गुनी हो जाती है। अच्छा जी, बहुत खतरनाक है। और यदि प्रथम घंटे में 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे में कितनी होगी। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखो अगर मान के चलो हमारे पास में पहले घंटे में, मान के चलो यदि प्रथम घंटे के प्रारंभ में, है ना, तो पहले में तो हमारे पास में 30 थे ना आपके पास में, तो 1 घंटे बाद तो हमारे पास में ये तो सबसे शुरू में तो हमारा 30 ही रहेगा। ठीक है आपके पास में, तो उसके बाद अगर हम देखें 1 घंटे बाद देखें, उपस्थित तो उतने थे, 1 घंटे बाद कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 30 गुणे 2, डबल हो जाएंगे ना। 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, इसका भी डबल हो जाएगा, 30 गुणे 2 गुणे 2, बात समझ रहे हो। ऐसे ही ये तीसरे घंटे में था, नहीं दूसरे घंटे, ये तो पहला घंटा है, तो ये तो प्रारंभ में था, ये तो प्रारंभ में था। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। यहाँ लिखता हूँ मैं प्रारंभ में, ठीक है नहीं, 1 घंटे पर, 1 घंटे में। यहाँ लिखता हूँ मैं दूसरे घंटे में,
दूसरे घंटे में, ठीक है। मैं लिखता हूँ, मैं तीसरे में आ जाएगा, लेकिन तीसरा पूछा नहीं है इसने, तीसरे में है ना, तीसरे घंटे में। और ऐसे ही करते करते बाद में देखेंगे जो पूछ रहा है वो। पहले एक काम कर लेते हैं, प्रारंभ में उसके 30 थे, 1 घंटे बाद वो 2 गुना हो जाता है, तो यानी कि 60 आ जाएगा। दूसरे घंटे में इसका भी डबल हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 30 का डबल हुआ, दैट इज इक्वल टू 60। यहाँ 60 का भी डबल हुआ, दैट इज इक्वल टू 120। यहाँ फिर इसका भी डबल हो जाएगा, इसका मतलब 240। ऐसे ही चलता रहेगा। आप देख पा रहे होंगे कि एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही, 30, 60, 120, 240। देखो, एक तो उसने पूछा दूसरे घंटे में कितने, दूसरे घंटे की तो संख्या आ गई 120 होगी, वो तो आंसर आपने निकाल दिया दूसरे घंटे में। लेकिन चौथे घंटे का निकालना, इसका मतलब इसका चौथा पद हमें निकालना है ना। इसका कौन सा पद निकालना पड़ेगा, चौथा पद नहीं, हमें इसका 5वां पद निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो देखो, में अगर ध्यान दो, में हम लोग निकालना चाहते हैं चौथे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या, है ना। बैक्टीरिया की संख्या वो बराबर होगी उपरोक्त जीपी का 5वां पद। आप सोच रहे होंगे चौथे घंटे 5वां पद कैसे निकालेंगे। भाई साहब, पहले घंटे में तो कुछ हुआ ही नहीं, पहले घंटे में डबल हुआ, दूसरे में उसका भी डबल हुआ, तीसरे में उसका भी डबल हुआ, है ना। आप समझे इस बात को। तो चौथे में जाकर के फिर और भी होगा, तो हम लोग इसीलिए 5वां निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि आपको पता पहले घंटे में, आपको पता है पहले घंटे में जो है आपका ये आएगा। अब देखो, अगर मैं उपरोक्त श्रेणी का 5वां पद निकालता हूँ, यानी कि A5 निकालता हूँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, A इंटू R टू दी पावर n-1, है ना, 5 - 1 यानी कि 4, दैट इज इक्वल टू, हमारे पे आ जाएगा A का मान आ जाएगा इसके अंदर, अगर देखें यहाँ पे तो A का मान आ जाएगा 30 और B का मान आ जाएगा आपको 2, क्योंकि R का मान सारवानुपात आ जाएगा 2, क्योंकि आपको पता है वो दो गुना हो रहा ना, तो 2 का डबल होता जा रहा, देखो, है ना। तो A का मान तो 30 है, और R का मान जो है आपके पास में वो कितना है, R का मान आपके पास में 2 की घात 4, यानी कि 30 गुणे 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 हो गया 48, तो 480। तो ध्यान रखना है कि चौथे घंटे में बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना nवे में, nवा भी तो निकालना, तो nवा पद निकाल दो उसका, है ना। nवे घंटे में बैक्टीरिया की संख्या, है ना, बैक्टीरिया की संख्या। अब मेरी बात सुनो, देखो, जब हमने चौथे घंटे की बात करी थी तो उसमें कौन सा पद निकाला था, 5वां पद निकाला था, सीधी सी बात है। तो अब कौन सा पद निकाल लेंगे भाई, अब निकालेंगे n सा अगले वाला पद। तो श्रेणी का जीपी का n+1वां पद, और ये कैसे निकलेगा भाई, ये निकलेगा an+1, इसका मतलब AR की पावर n+1 - 1, यानी कि AR की पावर n। तो A की वैल्यू कितनी है, 30 गुणे R की वैल्यू 2 की पावर n, तो यही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गहनता से चर्चा करना, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा सुनो, इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है ना 31 क्वेश्चन, आप कक्षा 7-8 में चले जाना, उससे कर लेना, क्योंकि यार गुणोत्तर श्रेणी का मुझे लग ही नहीं रहा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है ना, तो उसको वहां से करना। 31वां सवाल में नहीं करा रहा हूँ, 31वां सवाल हमारे इस गुणोत्तर श्रेणी का है ही नहीं, तो हम लोग बढ़ेंगे 32वें सवाल की तरफ और एंड करेंगे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और करते हैं भाई। आपको लग रहा है कि यार ये लेक्चर जो है एक दिन में एक आ रहा है, आप ये सोच रहे होंगे 4 लेक्चर 4 दिन में आपको मिले होंगे, लेकिन भाई साहब ये लेक्चर सारे एक ही दिन में शूट हुए हैं। बस आप देख लो कैसे करे होंगे, है ना। पूरा दिन लग जाता है एक्सरसाइज को ख़त्म करने में, तो वो लगा है 4 लेक्चर को शूट करने में।
चलिए अब बात करते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य 8 और 5 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो। तो ठीक है, देखो देखो मेरी बात सुनो भाई, अगर आपको मूल पता होंगे, अगर आपको मूल पता, मान लीजिए चलो ए पता है, बी पता है, ए और बी मूल है, तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं 10वीं में, क्लास 10 में, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता था। अगर मूल हम लोग ए भी मान लेते हैं, तो आप मान लो, माना जो मूल है, माना मूल ए कोमा बी है, तो अब ए बी का जो समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य है, ठीक है ना, समांतर माध्य है वो 8 है। इसका मतलब a प्लस बी बटे 2 बराबर 8 है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया 16। इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। दूसरी बात उसने कहा है a और b का जी गुणोत्तर माध्य gm जो है ना, ये am था, ये क्या था am था, और ये gm जो है वो कितना है 5 है। इसका मतलब अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 5 या ए बी इज इक्वल टू 25, हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। फिर वही काम कर लो जो हम करते आए हैं, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 4ab आपके पास में। तो a माइनस बी का जब मैं होल स्क्वायर निकालूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 25, या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर माइनस, यह आ जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। तो अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक बार जोड़ देते हैं 16 प्लस 10 और 16 माइनस 10, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू हो जाएगा 26 गुणे 6, ठीक है, 26 गुणे 4, 26 गुणे 4, 26 गुणे 4 ही आएगा, 25 चौके 100 होते हैं और 16 का वर्ग हो गया। मैं ठीक जा रहा हूँ, ठीक जा रहा हूँ, एक बार चेक कर लूँ यार मैं अपनी बुक से। ठीक है, और कुछ मिस्टेक कर दी मैंने यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने लिख दिया 16 का वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए बी, 4 अंडर रूट ए बी, तो 25 चौके हो गए 100, ठीक है, ओके, और एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया तो आ जाएगा a, अच्छा इसकी गुणा तो कर लो, बाद में रोना शुरू करना। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 चौक 4 दूनी 8 और 2 10, 26 चौक कितना होता है, 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10। कुछ मिस्टेक कर दी मैंने यार, मुझे दिख नहीं रही वो, सवाल में संख्या गलत उतार ली क्या, 8 और 5 हैं, तो समांतर माध्य तो 8 हो गया और गुणोत्तर माध्य हमारा ये है, तो ए, लेकिन एक बात बताएं, बेवकूफ़ी करे जा रहे हैं यार, सब हो गया, चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान दें द्विघात समीकरण कैसे निकलेगी ना, द्विघात समीकरण इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी इज इक्वल टू 0, और a प्लस बी कितना है 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस ए बी कितना है 25 दैट इज इक्वल टू 0, यही आपका आंसर है। चलिए हो गई भाई एक्सरसाइज खत्म, ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले दिन नेक्स्ट डे, है ना, चलिए।